दोस्तों, हमें मालूम है कि आपको इंतज़ार होगा इस बात के लिए कि अब कौन सी नई शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि आज जो हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, वो हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह। कमांडो सुरेंद्र सिंह का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। इन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है और मैं इसके बारे में इनसे बातें करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कारगिल दिवस है और आज का दिन सुरेंद्र सिंह जी से बात करने का बेहतरीन दिन है, क्योंकि कारगिल के युद्ध में ये शामिल थे। अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछता हूं। सुरेंद्र सिंह जी, आप ये बताएं कि कारगिल युद्ध से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपना कैरियर, जब आपकी एजुकेशन ख़त्म हुई तो आपने कैरियर किस तरह से शुरू किया और किस फील्ड में शुरू किया? क्या डायरेक्ट आप फौजी बने या क्या था वो उस पर रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और कारगिल विजय दिवस की आज सभी को बधाई देता हूं और सभी शहीदों को नमन करता हूं और उनके परिवारों को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों के लिए जो हम भगवान उनको तरक्की दे, उन्नति दे, जिन्होंने हम सबकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरी बात जो है, आपने जो क्वेश्चन किया मैं उस पर आता हूँ। मैं बहादुरगढ़ तहसील के अंदर छारा गांव का रहने वाला हूँ और गांव में जो एक एवरेज बच्चे होते हैं उसी प्रकार जो ना खेलना कूदना माहौल बना रहता है। हमारे गांव के अंदर ज्यादातर जो है ना देशभक्ति का माहौल है। बहुत सारे लोग हर घर के अंदर फौज के अंदर हैं और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर भी जो है ना हमारे गांव के उस समय 22-23 आदमी शहीद हुए थे और हमारे गांव में कई लोगों को बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं और मेजर जनरल से लेकर सिपाही तक गांव में है। और हमारे दादाजी जो है वो आज़ाद हिंद फौज में होते थे और एक आधा दादाजी हमारे जो है ना अंग्रेजों के समय जो है ना उसी आंदोलन के दौरान जो है ना उनको फांसी तोड़ा गया था 23 साल की उम्र। प्लीज अपने दादा का नाम बताएं। हाँ, मेरे दादा का नाम एक का लजे राम था और एक का जागे राम था। अच्छा। और जो है ना उसके बाद हमारी दादी भी कहानियां बात आती रहती थी। तो मैं स्कूल के अंदर जो है मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो मैं बास्केटबॉल से स्कूल नेशनल मैंने अटेंड किया और स्टेट की टीम में रहा लगातार, हरियाणा की में। और 10वीं पास करने के बाद जो है ना फिर हम कहीं न कहीं भर्ती के बारे में वहाँ हर बच्चा तैयारी करने लग जाता, दौड़ लगाते हैं। और कुश्ती अखाड़े भी हमारे गांव में बहुत अच्छे पहलवान हैं। हमारे गांव में अभी 2 ओलंपिक से जो ना अवार्ड लेके आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बजरंग पूनिया है और दीपक पूनिया है। वो जो ना छारा गांव से ही है। दीपक पूनिया तो प्रॉपर छारा गांव का ही है, बजरंग वहां पे अखाड़े में रहता था। तो और अनेकों ऐसे रहे पहलवान। फिर मैंने जो है ना ग्रेनेडियर ग्रुप से जो आर्मी के अंदर वहां में सपोर्ट कोटे से मुझे भर्ती किया गया और मैं इंडियन आर्मी के अंदर शामिल हुआ। जब जो है ना 97 में हमारी ट्रेनिंग व्रेनिंग होने के बाद जो है फिर मुझे मैं सेकंड ग्रेनेडियर के अंदर मुझे पोस्टिंग किया गया जी। तभी उसके बाद जो है ना कारगिल की लड़ाई शुरू हुई। कारगिल के बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे। पहले आप हमें बताइए, अभी जैसा कि आपने बताया कि आपका जो संबंध है वो फ्रीडम स्ट्रगलर जो हैं उनके साथ रहा है और आप उस फैमिली से संबंध रखते हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी देश की आज़ादी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके दादा ने या और आपके फादर ने कुर्बानियाँ दी हैं तो वही खून आपके अंदर भी है और वही खून शायद आपको लेकर फौज में गया होगा। अब आप ये बताएं कि कारगिल का जब युद्ध हुआ तो उसमें आपका क्या रोल था? कारगिल का जो युद्ध हुआ तो उस समय जो है ना शुरुआती दौर में तो हम लोगों को जो है राजस्थान का बॉर्डर है तनोट माता मंदिर के आसपास हमारा ग्रेनेडियर का लोकेशन है परमानेंट जो है ना। तो ये जो लड़ाई हुई तो इसमें ये बताया गया कि जो फोर्स लड़ रही है ना वही रिफोर्समेंट करेगी, उसी की रेजिमेंट। तो हमारी तो वैसे भी रेजिमेंट का बड़ा नाम है ग्रेनेडियर ग्रुप का। अब्दुल हमीद जी को भी परमवीर चक्र मिला है, होशियार सिंह ब्रिगेडियर उस लड़ाई से पहले 71 वाले में, योगेंद्र यादव, तो कई सारे बड़े अवार्ड हैं ग्रेनेडियर ग्रुप के पास। तो हमारी वहां पे पलटने जो है ना 16 ग्रेनेडियर, 22 ग्रेनेडियर, 18 ग्रेनेडियर और सेकंड ग्रेनेडियर
हमारी वहां पे 4 पलटन लगाई गई थी। तो हमको जयपुर से उठा के उधर तनोट राय से उठा के और तब हम लोगों को द्रास के अंदर डिप्लॉयड किया गया था, जो ये टाइगर हिल वाला जो क्षेत्र है जहाँ ये लड़ाई हुई। तो वहां पर हमारी 3 पलटनों ने लगभग मुख्य तौर पर काम किया। वहां पे 18 ग्रेनेडियर, 16 ग्रेनेडियर और जो ना सेकंड ग्रेनेडियर और 22 ग्रेनेडियर तो कारगिल प्रॉपर था वहां पे, वहां लड़ाई लड़ी। तो इसमें जो है ना बहुत सारे हमले ऐसे जो छोटे मोटे बड़े हमले हुए, वो तो बड़ा ही हमला था, छोटा तो था नहीं, अनेकों लोग वहां पे शहीद हुए। कारगिल युद्ध एक तो ऐसा युद्ध है सुरेंद्र सिंह जी जो इतिहास में दर्ज है और हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा और हमेशा उसको हमारा देश याद रखेगा। तो जो पाकिस्तानी लोग थे वो तो पहाड़ी की टॉप के ऊपर थे, तो नीचे से चढ़ना और फिर वहां चलते टाइम भी जो है ना ऑक्सीजन ना होने की वजह से बड़ा जो है ना सांस चढ़ता है, तो वहां लड़ाई लड़ना बड़ा कठिन था। और उस एरिया से जो है ना हमारे लोग वहाँ सर्दी के हिसाब से सूटेबिलिटी भी नहीं थी, तो बहुत ज्यादा उसमें कठिनाई, अनेकों छोटी छोटी जगह जगह अटैक किए। वहां पे 51-30 के ऊपर अटैक किया, 52-40 के ऊपर अटैक किया। इधर जो टाइगर हिल की लड़ाई लड़ी वो भी ग्रेनेडर, हमारी 18 ग्रेनेडर के जवान उसमें शामिल थे। उसमें योगेंद्र यादव जी को जो परमवीर चक्र मिला वहां पे। तो छोटे तो ये महीनों लड़ाई चलती रही और वो ये लगाओ जो ना हर रोज ऐसे लगता था कि आज का दिन पता नहीं आखिरी दिन होगा, क्योंकि वहां एयर से भी अटैक हो रहा था, आरटी से भी बम बरसाए जा रहे थे लगातार। और दूसरा जो अपने गोले का भी ये नहीं कि भाई कोई आरटी वाला ठीक जब तक जीरोइंग कर रहा तब तक तो हमारे ऊपर ही डल रहे, उसकी जीरोइंग होते होते ही समस्या पैदा हो जाती थी। तो वो लंबी लड़ाई चलने के बाद, वो लड़ाई खत्म होने के बाद भी जो बाकी तो सेना को वहां से उतार दिया गया था, पर जो फिर हम लोगों को वहीं रखा गया था ग्रेनेडियर को। तो सेकंड ग्रेनेडियर फिर वहां पर रही, 16 ग्रेनेडियर हमारी जगह आके उन्होंने यहाँ जयपुर वाली जगह पे मोर्चा संभाल लिया था, क्योंकि लंबा टाइम तक जगह को खाली नहीं रख सकती आर्मी, एक जगह से खाली होगी तो दूसरी जगह उसको जाना रहता। तो उस लड़ाई में इतना अभ्यास और इतना एक्सपीरियंस मिला, जिस तरीके से जो है शायद ही मतलब इतनी कम उम्र के अंदर, तब तो हम नए नए रिक्रूट थे, 1-2 साल नौकरी भी नहीं थी पूरी, तो किस तरीके से बचा जाएगा, किस तरह से बम आ रहा है, गिरने वाला है तो नहीं गिरने वाला है, उसकी आवाज थी वो तेजी से सूझ जा रहा था आगे जाएगा और ठुस ठुस धीरे धीरे जा रहा तो गिरने वाला है जी। तो वो बचाओ जो पुराने लोग थे। अब इससे पहले हमारे साथ जिन्होंने साथ में नौकरी करी थी उन्होंने भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो 71 की लड़ाई के बाद कोई ऐसी लड़ाई हुई नहीं थी जी। तो वो होने के बाद बहुत सारे वहाँ हमने पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको मारा हमारी टीम ने, टुकड़ी ने, और बहुत सारे जो ना हमारे लोग भी वहाँ पे कैजुअलिटी हुए, शहीद हुए वहाँ लड़ते हुए। कई बार तो जो ना जब वो याद आती है तो आदमी का खाना खाने का मन नहीं करता, करता ऐसे ऐसे यंग जब चपेट में जो गोले की चपेट में आता था आदमी के पीस पीस हो जाते हैं। तो उस लड़ाई के बाद भी फिर हमको वहीं रखा गया, तो फिर बहुत ज्यादा बर्फ गिरी उस लड़ाई के अगले साल तुरंत। तो नवंबर में बर्फ गिरने के बाद जो है ना उसके 14-15 महीने बाद हम छुट्टी आए थे, ना कोई घर में टेलीफोन, ना कोई बातचीत, ना कोई चिट्ठी, घर वालों को भी ये नहीं था कि वो जिंदा है कि नहीं है। अब यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता कैसी भी, और उस समय क्योंकि लड़ाई लड़ी थी ना कोई हमारे पोस्ट थे ना कोई जगह थी, ऐसे ही पत्थरों का वो बना के उस पर तिरपाल डाल के उसी में घुस के ऐसे रहना। फिर वहां बर्फ गिरी 60-65 फुट, सेकंड वर्ल्ड कूल प्लेस जगह है। परंतु उस दौरान जो ना सामान वामान चढ़ गया था, तेल वगैरह तो 24 घंटे स्टोव चला रहता है, एक सीढ़ी होती है वो जलती रहती है 24 घंटे, तो उसी के आसपास बैठे रहते हैं, वही बचाने का साधन, और तो कोई साधन नहीं, पानी नहीं है, वो बर्फ का ही पानी बनाना, ना प्यास लगना, ना कोई भूख लगना, ना मतलब कोई इंतजाम नहीं था, खाने का पीने का कोई इंतजाम नहीं था, यानी बहुत ज्यादा हार्डशिप में आप लोग वहां रहे। ये बताएं आप कि इस कारगिल युद्ध में नुकसान हमारा ज्यादा हुआ था या पाकिस्तान का ज्यादा हुआ था? उस कारगिल युद्ध में नुकसान जो है ना हमारा ज्यादा हुआ। हमारा ज्यादा इसलिए हुआ कि हमने जो नीचे से अटैक करना था और वो लोग जब उनके ऊपर दबाव आ रहा था पाकिस्तानियों के ऊपर, तो वो उस पोस्ट को छोड़ के भाग जाते थे। अच्छा, मान लो जहां हमारे 10 आदमी का नुकसान हो रहा है वहां पर उनके 5-7 आदमी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाद में उन्हें तो बैक होते चले गए। जब बैक होने लग जाता है, विड्रॉ होने लग जाता है, तो उसका कम नुकसान है, वो चढ़ने वाले का नुकसान ऑलरेडी ज्यादा होगा, जो ऊपर है उसका नुकसान कम होगा। तो उससे परंतु इतना साहस हमारे सैनिकों में, हम लोगों ने इतने साहस के साथ वो लड़ाई लड़ी कि दुनिया इंडियन आर्मी का लोहा मान गई। अब भाई जो असंभव था, जहां लड़ाई लड़ना असंभव था, सब देशों की आर्मी और जो विशेषज्ञ थे उनका ये मानना था कि इंडियन आर्मी शायद ही जो है ना
इस ऑपरेशन में, इस लड़ाई में सक्सेसफुल हो पाएगी। परंतु जो ना भारत की पूरी सेना ने, सब लोगों ने जो भी थे, और जो हमको मोराल, जो मोटिवेशन हमको मिला, जैसे हम बाई रोड गए, हम यहाँ से झज्जर रोड तक, यहाँ से होते हुए फिर बाई पठानकोट होके फिर आगे, तो जहां जहां जैसे लोगों ने हमारा स्वागत किया, जब हमने देखा तो उससे मनोबल बढ़ता आदमी का, जो देश के लोग जिस तरह से सम्मान, जिस तरह बहनों राखियां बांध रही हाँ, थी, देशभक्ति और जागती जागती। आप ये बताएं कि ये जो कारगिल युद्ध हुआ, उसका कोई आभास आप लोगों को पहले से था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या अचानक अटैक था ये? नहीं, उसका कोई आभास नहीं था। वहां पे हमारी तो रेजिमेंट की एक यूनिट वहीं परमानेंट थी, 16 ग्रेनेडियर, क्योंकि वहां समझौता हो रखा था कि वहां पर ना पाकिस्तान की फौज रहेगी, ना ही इंडिया की फौज रहेगी, क्योंकि वो पूरा बर्फीला इलाका है, तो वहां रहने में खर्चा तो बहुत ज्यादा लगता ही है, बशर्ते जवान भी वहां पे कंडम हो जाते हैं। अगर बर्फ लगी तो हाथ काटना पड़ेगा, पैर, किसी की आंख खराब, और वैसे भी बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां जवानों के ऊपर लग जाती है। तो दोनों देशों का समझौता था, तो समझौते के तहत जो है ना वहां पे किसी तरह का अंदेशा नहीं था। बीच बीच में पार्टी चली जाती थी, अपना क्षेत्र जो ना अपने पोस्ट वगैरह से घूम के देख के आ जाती थी। तब वहां पहली बार पार्टी गई, तब उनके साथ वहां मुठभेड़ हुई, तब उसका पता चला, और फिर धीरे धीरे पता चला, तो फिर वो पूरा उसने विकराल रूप ले ही रखा था। वो तो पहले से तैयार थे, अम्युनिशन सामान सब उनने रेडी किया हुआ था। हम लोग तैयार नहीं थे, इंडियन आर्मी इस वजह से भी नुकसान हुआ। इस वजह से भी नुकसान हुआ बहुत सारा, क्योंकि जितने हाइट वाले पोस्ट थे, सब पोस्टों के उन्होंने कब्जे बना रखे थे, और लेयर वाइज पीछे हट रहे थे, तब भी वो पीछे पीछे उन्होंने अपनी पोजीशन, जब वो बनाते आगे बढ़ते आए हैं कई सालों से लंबी प्लानिंग से, तो वो बनाते बनाते धीरे धीरे पोस्ट बनाते बनाते आगे नेशनल हाईवे तक, वो जो श्रीनगर टू लेह वाला नेशनल हाईवे है जो द्रास के अंदर से गया, एक ही तो लाइफ लाइन है, वही रोड है बस वहां पे, उस रोड तक वो पहुंच गए थे, उनको सीधा वहां से रोड दिखाई देता था। आपको क्या लगता है उनका मकसद क्या था कारगिल? उनका मकसद क्या चाहते थे वो? उनका मकसद ये था, वो तो एकदम इंडिया से कटा हुआ क्षेत्र, अगर वहां वो पूरी तरह से होल्ड कर लेते, उसी रोड को होल्ड कर लेते, तो ये जोजिला के बाद आगे का तो वो पाकिस्तान के अंदर ही शामिल हो जाता वो एरिया, तो इंडिया वहां से तो कट हो जाता। जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे आतंकवाद। तो आप लोगों ने कैसे उन्हें वहां से भगाया? तो उनको जब लगातार जो है ना वो फोर्स और जो गनों से जब बम्बारमेंट, और साथ में जवानों का जो देखो इन्फेंट्री का जो काम है, लड़ाई लड़ने के अंदर अहम रोल जो है ना इन्फेंट्री का, पैदल सेना का है, और वही जो है ना जगह जो होल्ड करती है, जब होल्ड होती है तभी तिरंगा फहरता है। पीछे से 40 किलोमीटर दूर से गोला मारने से या हवाई जहाज से बम फेंक के आने से कोई कब्जा हासिल नहीं होता, लड़ाई नहीं जीते। अतः जो ना पैदल जो आदमी जाके वहां कब्जा हासिल करता है, और वो काम इन्फेंट्री का करता है। मैं इन्फेंट्री की भी जितनी रेजिमेंट लगी, जाट रेजिमेंट लगी हुई थी, गोरखा रेजिमेंट लगी हुई थी, कई चुनिंदा रेजिमेंटों को वहां पे लगाया था, और उन रेजिमेंटों ने वहां पर रिजल्ट दिया। राजरीफ की भी यूनिट थी वहां पे, और इन यूनिटों ने जो है ना उस लड़ाई के अंदर जो है ना उस पूरे डिवीजन, एक माउंटेन डिवीजन था और 56 ब्रिगेड था हमारा, उसने जो है ना पूरा जो है ना लड़ाई को अंजाम दिया। और एकदम वो सैनिक जो है सारे लोग जो है ना, हम भी हुई टुकड़ी का हिस्सा थे, तो हमने जो ना अपना सब कुछ भूल के, और देश के ऊपर जो ना ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहां हम बच के आएंगे नहीं आएंगे। और बाद में भी जो हम काफी महीनों तक वहां 14 महीने बाद जब हम उतर के आए उन पोस्टों से, तब भी हमको रक्षा मंत्री हमको लेने के लिए गया था हम लोगों को। हमारी जो टुकड़ी आई थी, ये सब लोग ऐसे नहीं फंसे हुए थे। वो जो हमारी टुकड़ी करीब जो है ना हम 60 आदमी के आसपास, 2 प्लाटून जो है ना सेकंड ग्रेनेड डेल्टा कंपनी की जो है ना, एक जो है ना 12 प्लाटून और 11 प्लाटून, 2 प्लाटून जो है ना वहां पे परमानेंट जो है ना फंसी रही, क्योंकि 12 प्लाटून 52-40 के ऊपर थी। वो बिल्कुल 53 पोस्ट है वहां पे, 53 के नीचे 52-40 है, 53 पाकिस्तान के पास है, तो वो बिल्कुल उनके नीचे दबा हुआ था। और आप आवाज मारोगे तो ऐसे सुनाई देता है, पाकिस्तान वाले वो आवाज मारे तो सुनाई देता है, हवा के रास्ते से मुश्किल से 100-150 मीटर होगा। और इधर जो ना हम 51-40 और 51-30 के ऊपर थे वहां पे, तो नजदीक दबाव था। जब वो 52-40 और हमारे ऊपर दबाव बनाते थे कई बार, जो ना फायरिंग, ऊपर था उनका पोस्ट, तो फिर बाकी पोस्टों से फायरिंग खोलना पड़ता था। जहाँ पाकिस्तान के पोस्टों को दबा रखा था इंडिया ने, उन पे जब दबाव बनते तब वो जो ना फायरिंग बंद होती। तो इतना बिल्कुल नजदीक रह के आए हम तो उनके बहुत। आप हमें ये बताएं कि इस कारगिल युद्ध में सुरेंद्र सिंह जी इन्वॉल्व थे, सुरेंद्र सिंह जी का योगदान क्या रहा? आप अपना योगदान बताएं। अच्छा। इंडिविजुअली देखो, पहली बात तो जो वहां पे जो ना एक टीम वर्क रहता है। एक जब भी कोई हमला होता है, तो छोटे से छोटा हमला हो या बड़े से बड़ा हमला हो, एक सेक्शन लड़ाई लड़ती है, एक प्लाटून लड़ाई लड़ती है, एक कंपनी लड़ाई लड़ती है, और एक बटालियन लड़ाई लड़ती है। तो जब हमारी बटालियन को टाक दिया गया, हमारी कंपनी को टाक दिया गया, फिर हमारी प्लाटून को टाक दिया, तो हमारी प्लाटून ने और जो ना हमारी ट्रुप्स ने, जो ट्रुप्स था
उस ट्रुप ने कम से कम भी 8-10 जगह जो है ना हमले किए। जो छोटी पहाड़ियां थी, 51-30 थी, ऊपर जाके टॉप में जो लड़ाई लड़ी, और नीचे जो जगह जगह जहां जहां जो भी टाक दिए, छोटी छोटी पहाड़ी थी, उनके नाम तो है नहीं, हाँ। क्योंकि वो तो आमना सामना धुआंधार चल रहा था, इतनी सारी फौजें लड़ रही थी। तो हमारी टुकड़ियों ने भी कम से कम भी कोई सैकड़ों पाकिस्तानियों को जो है ना हमारी यूनिट ने वहां पे मारा। अच्छा। और सैकड़ों फिर बॉडियां जो अपने लोगों को रिकवर करना, ये भी तो बड़ा रिस्क होता है। हाँ। और लगातार जो है ना पीछे से जो हमको जो लोग पीछे हमारी बटालियन के भी टुकड़ी वाइज करता आगे, ये डेल्टा कंपनी होगी, फिर पीछे फलानी कंपनी होगी, तो हम पूरा का पूरा अटैकिंग मोड के अंदर पूरा समय रहा हमारा। और हमारी जो साथियों ने और मेरा अपना खुद का भी बड़ा योगदान रहा उस हमले में। जो ना मैं LMG-1 की भूमिका में रहता था। वो LMG-1 जो रहती है, आपने देखा होगा, 2 टांग पर खड़ी होकर जो फायरिंग करती है, तो वो बड़ा अहम हथियार होता है सेक्शन का। वो सेक्शन में एक होती है, बाकी सब राइफल मैन होते हैं, राइफल से लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। तो अनेकों ऐसे मोर्चों के ऊपर कई एक उसमें तो ऐसा हुआ, क्योंकि जो हमने क्या होता पहले गोली बम बार सारा होता है, और फिर जब उस जगह पर हासिल करना होता तो बेंट फाइटिंग करती, बेनेट राइफल के आगे चढ़ा रहता। अच्छा। वो घोप निकाल, और वो अनेकों ऐसा रहा है कि उसमें हमने बहुत को जो ना जिंदा मुर्दा आपस की फाइट भी ऐसे हुई है। अब उन्होंने हमको मारने की कोशिश करी, हमने उनको मार दिया। जी जी। और कई जो ना हमारे साथी थे, 1-2 और सुरेंद्र सिंह थे, वो उन्होंने जैसे उनकी LMG फायरिंग कर रही थी, तो उन्होंने जो ना उसको कपड़े से पकड़ के पूरी LMG को बाहर खींच लिया, मोर्चे से ही बाहर निकाल लिया। तो ऐसी हमारे साथ वालों ने उसमें बहादुरी की। तो मेरा एक अलग पॉइंट रहा उसमें, क्योंकि वो बड़ा हथियार था, तो मैं उसको लेके ऐसे नहीं चला सकता, उसकी लेके फायरिंग नहीं हो सकती। मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था कि इस प्लेटफॉर्म से आप एक्यूरेट फायरिंग करोगे, दुश्मन का आप सर दबा के रखोगे। जब तक मैं फायरिंग कर रहा हूँ तो मेरे सेक्शन में तो सबसे बड़ा हथियार वही है, तो उससे पूरा उसका सर दबा के, जो मेरे बाकी साथी थे वो उनके ऊपर बेनेट फाइटिंग करते थे, या उसमें मोर्चे के ऊपर हमला करने का काम करते थे। कई सारे साथियों को उसमें चोट भी लगी। और एक साथी हमारा सुरेंद्र सिंह नाम था राजस्थान का, वो उसमें हमारी टीम का ही शहीद हुआ। आप मुझे ये बताएं कि जंग बड़ी थी और अचानक ये जंग थोपी गई थी आप लोगों के ऊपर, और आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। हमारी खुशकिस्मत ही है और हमें अच्छा लग रहा है कि इस वक्त हम सुरेंद्र सिंह जी के सामने बैठे हैं और वो जिंदा हैं, मतलब वहां से जिंदा बच के आए। लेकिन क्या आपको कोई नुकसान इस जंग के दौरान हुआ फिजिकली? उस जंग के अंदर मेरा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, छोटा मोटा कोई खरोचे लगी, वो तो एक अलग चीजें हैं, पर उस बम फूटने से उसमें नहीं। वो 26/11 के हमले में मुझे चोट लगी। 26/11 ताज होटल क्या हुआ था? अब ये वाली कहानी तो ठीक है, वो पूरी हो गई। अब आप ताज की तरफ आइए कि ताज में जो हमला हुआ था, तो क्या आप उसमें भी शामिल थे? बिल्कुल साहब। अच्छा, किस हैसियत से आप शामिल थे? मैं NSG कमांडो था उस समय जी। तो ताज के ऊपर जो हमला, वो शाम का टाइम था, और जो है ना उन्होंने ताज, नेरीमन हाउस और ओबराय होटल और जो ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कई जगह एक साथ हमला किया। और हमला करने के बाद जो वहां की जो फोर्सें थी उनको उन्होंने नहीं टिकने दिया, पुलिस वगैरह ने, उन्होंने तो लड़ने से ही मना कर दिया था। उस बीच में नेवी के कमांडो को भी लेके आए, नेवी के कमांडो को भी उन्होंने जो है ना नजदीक नहीं लिखने दिया। काफी ट्रेंड जो है ना वो कमांडो की तरह ट्रेनिंग करके आए हुए लोग थे। तब जो वो घटना जब इतना बढ़ा, तो तभी फिर NSG को कॉल किया गया। NSG लास्ट मूवमेंट में याद किया जाता, क्योंकि NSG बहुत बड़ी टुकड़ी नहीं थी उस समय, तो मात्र 400-500 जो ना ऑपरेशन टीम के, बाकी तो ड्यूटी वाले रेंजर ग्रुप के, SRG ग्रुप, वो तो काफी सारे बटालियन है जो VIP सिक्योरिटी करती है। पर जो ऑपरेशन करने वाली टीम है, स्पेशल एक्शन ग्रुप के 2 ही ग्रुप थे, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप एंटी एयर हाईजैक ग्रुप है, और 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप है वो एंटी टेररिस्ट ग्रुप है। तो छोटी सी टुकड़ी थी हमारी। तो जब वहाँ उसमें हमले के लिए यहाँ गृह मंत्री को बताया गया, गृह मंत्री ने जो है ना NSG DG को मैसेज दिया कि वहां पे NSG ने जाना होगा, और NSG वहां पे जाकर लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि वहां पे बाकी फोर्सें कामयाब नहीं हो पा रही है। और दूसरा क्या होता है, जो भी कोई फोर्स कोई भी है जो ऑपरेशन लॉन्च कर देती है या जिसके साथ मुठभेड़ होती है, तो वो ऑपरेशन को देना नहीं चाहती, चाहे उसका नुकसान कितना ही हो जाए। वो चाहती कि हमारा नाम हो, हम मिलिटेंटों को
हम खुद ही मार लें। पर जब मजबूर जब हो जाता है कोई, तभी जो है ना ऑपरेशन दूसरे को हैंड ओवर करता है। तो उसके लिए वहाँ इंडियन आर्मी को ही बुलाया। मेरी पेरेंट यूनिट ग्रेनेडियर वहीं कुलाबा के अंदर ही थी, सेकंड ग्रेनेडियर। तो हमारे सीओ ने बताया भाई हम देखो इस तरह की जो लोग बीच में फंसे हैं, रेस्क्यू लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, हम तो आमने के सामने की लड़ाई लड़ने वाली फौज है, होटल का नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसमें तो एनएसजी के ही कमांडो जो है ना कामयाब हो सकते हैं, वही इसको फतह हासिल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोगों को सूचना मिली कि आप लोग जो है ना वहाँ मुंबई के लिए रवाना होना पड़ेगा। न्यूज में तो सबको चल रहा था, पता तो चल ही जाता है। तो हम लोग फिर वहां से एयरपोर्ट पे आए। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमको एयरपोर्ट तक आने का आधा घंटा का समय मुश्किल से लगता है। हम हमेशा रेडी रहते हैं, जो अलर्ट सेक्शन रहता है वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। 20 मिनट के अंदर गाड़ियां चल पड़ती हैं वहां से। सब रोजाना की ड्रिल है, रोजाना की उसमें शामिल रहता है ट्रेनिंग में। तो वहां से चले, तो वहां से आने के बाद जो है ना देश के उस समय गृह मंत्री थे वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने आके बातचीत किया, काफी घंटों समय खराब किया। उसके बाद निकम्मे गृह मंत्री कहने लगे मैं भी आपके साथ वहां चलूंगा, जबकि गृह मंत्री का कोई रोल नहीं है, गृह मंत्री को जाना ही नहीं था। परंतु गृह मंत्री जो ना अपना पाप छुपाने के लिए, जो गृह मंत्री के वार रूम के जो लोग थे वो सब उस दिन पाकिस्तान के अंदर थे, और पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुरैशी साहब यहाँ हिंदुस्तान आया हुआ था। पहले उसको भेजा गया, और उसके बाद गृह मंत्री फिर अपने घर आया। घर आने के बाद बोले मैं ड्रेस चेंज कर आता हूँ। 2 घंटे बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। तब तक हमने अपना जहाज में सामान लोड कर लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें साजिश थी? पॉलिटिकल। हाँ, बिल्कुल, मैं उसको वो बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बताएं आप इसके बारे में डिटेल। बिल्कुल। तो वो जब वहां पहुंचे फिर उन्होंने बताया कि वो जहाज जो है ना वो स्टार्ट नहीं किया गया। बोला गया कि ये जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा है, एयरफोर्स का जहाज था। अब जो है ना चंडीगढ़ से दूसरा जहाज आएगा, उसमें आपने जाना। फिर चंडीगढ़ से दूसरा जहाज आया, फिर हमने उस दूसरे जहाज में सामान लोड किया, और फिर जो है ना हम लोग यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई के लिए रवाना हुए तो आप लोगों को याद होगा उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान करके उन्होंने बयान दिया कि एनएसजी जो है वो 2-2.5 घंटे लेट आई है, क्योंकि सबको पता है उसका समय का कैलकुलेशन कितने समय में पहुंच जानी चाहिए थी। तो उसके बाद गृह मंत्री ने जवाब दिया छोटे छोटे मूवमेंट में एनएसजी का मूवमेंट नहीं करा जाता, छोटे मोटे हादसों में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के वो लोग जानबूझ के उन्होंने देर किया। देर इसलिए किया कि ऐसे हमले में जब देर हो जाती है तो इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर आ जाता है, लोग फंसे होते हैं, उनके पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, आप लोग आतंकवादियों के साथ समझौता कर लो, ये कहानी बनती है। ये कहानी बनने से पहले जब अंधेरे के अंदर ही हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, और 10 मिनट के अंदर अंदर हमने नरीमन हाउस के दोनों मिलिटेंटों को मार दिया, और जो लोगों को बंदी बना रखा था उनको छुड़वा दिया। और ओबराय होटल का ऑपरेशन भी एक 15-20 मिनट के अंदर हमने खत्म कर दिया। 2 मिलिटेंटों को वहां जाते ही मार दिया। क्या बात। वो ऑपरेशन भी हमने खत्म कर दिया। उस हमले में भी हमारे 2 लोगों को चोटें आई, और इस हमले में भी हमारा एक जवान नरीमन हाउस में शहीद हुआ, और 2 जवानों को हमारे को चोट लगी। अच्छा। और 2 मिलिटेंट हमने यहाँ मारे, 2 मिलिटेंट हम लोगों ने ओबराय होटल मारे। उसके बाद जो ताज होटल वाला ऑपरेशन था, ताज वाली टीम के अंदर मैं शामिल था, इन दोनों टीम में मैं शामिल नहीं था। तो ताज के वहां हमको हेलीकॉप्टरों से वहां से लॉन्च कर दिया। ये गृह मंत्री को भी पता नहीं था कि एनएसजी जो ऑपरेशन करेगी वो हेलीकॉप्टरों से ड्रॉप होगी जाके, क्योंकि हम लोग अपना ऑपरेशन डिस्क्लोज नहीं करते, चाहे कितना मिनिस्टर हो। हम यही कहते हैं, हमारे अधिकारी भी यही कहते हैं, ठीक है जी स्थिति हमारे कंट्रोल में, हमारे जवान हमारे कमांडो इस लायक हैं, इस देश के भरोसे पर खरे उतरेंगे, हम अपने आप लॉन्च कर लेंगे। हम लोगों को ये बता दिया गया था कि वहां का हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई होटल का नक्शा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप लोगों ने लोगों की जान बचानी है, खुद पर भलाई चोट खा लेना, पर जो ना निर्दोष आदमी कोई नहीं मरना चाहिए। और आप लोगों ने जो करना है वो उस तरीके से आपने अपने तरीके सूझबूझ से काम करना है। तो जब इतनी पिक्चर क्लियर हो जाती है, और ये जो टंटा जो गृह मंत्री का चल रहा था, तो उसमें हमारे अधिकारी भी गालियां दे रहे थे। ना वहां पे डीजी एनएसजी का काम था, ना वहां कोई आईजी ऑपरेशन का काम था। सिर्फ एंड सिर्फ जो है ना ओनली फॉर जो ना एक ग्रुप कमांडर का काम था, जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का ग्रुप कमांडर था, जिन्होंने लड़ाई लड़नी थी। उसके अलावा किसी अफसर का वहां जाने का भी काम नहीं था। जब देश का गृह मंत्री जाने लग गया था, एनएसजी के जितने भी अधिकारी थे बड़े बड़े, वो भी सब वहां उनको जाना अनिवार्य होगा। ये लोग वहां पे जब ऑपरेशन चलता रहा, ये अपना चेहरा चमकाने के लिए बार बार जो अंदर हम लोग मूवमेंट कर रहे थे, उस मूवमेंट को पहले मीडिया में बता रहे थे कि अब एनएसजी कमांडो 225 नंबर कमरे में जाएंगे, अब वहां 3री मंजिल में जाएंगे, अब 7वीं मंजिल से किसी को निकाल के ला रहे हैं। क्योंकि वहां जो उनके हेल्प के नंबर थे जो होटल के, वो बाहर इनके पास चलने लग गए थे, बाहर इन्होंने लगा लिए थे।
और वहां पे जो अंदर होटल में फंसा हुआ आदमी था वो भी उन्हीं नंबर पे फोन करके कहता था हमें यहाँ से बचा लो, और बाहर से भी जो अप्रोच आ रही थी जिसका पता था कौन सा नंबर रूम है उससे निकालने की बात हो रही थी। तब जब ये बता रहे थे तो आगे से आगे मिलिटेंट वो सूचना टीवी के माध्यम से उनकी आका सुन के और उनको ऑर्डर दे देते थे कि अब फलाना नंबर रूम के पास आएंगे कमांडो। तो जब हम जा रहे थे तो हमको हर जगह नुकसान उठाना पड़ रहा था, हर जगह गोलियां खानी पड़ रही थी। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों को हमारे जो है ना टीम के अंदर कप्तान जो थे वो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण साहब थे। तो एक 20 आदमी की एक टीम होती है, 5 आदमी की एक हीट होती है। एनएसजी के सिर्फ 5 ही कमांडो लड़ाई लड़ते हैं, बड़ी टुकड़ी में लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो जब वो हुआ था हमको उनके नंबरों पर बाहर फोन आया कि ऐसे ऐसे हम लोगों को जो है ना यहाँ पे बंदी बना रखा है, तो उन्होंने अंदर हम लोगों को पास किया। तो वहां से जब उन्नीकृष्ण साहब जो टुकड़ी लेके गए तो जो ताज का जो पुराना गेट है ओल्ड ताज का, पहले हमने न्यू ताज को तो क्लियर कर दिया था, जब ओल्ड में हम कर रहे थे तो जब ओल्ड में मैसेज आया तो जब हम जाने लगे तो वहां सीढ़ियां ऐसे गोल सीढ़ी दोनों तरफ से बनी हुई है, नीचे से मेन गेट है, ऊपर किसी इनके बड़े की टाटा ग्रुप की स्टैचू लगी हुई है। तो जब एक हीट में 5 कमांडो होते हैं, 4 कमांडो 1 कमांडर, तो 2 कमांडो आगे चलते हैं, एक फिर कमांडर चलता है, फिर 2 कमांडो पीछे चलते हैं, बिल्कुल एकदम टच होके चलते हैं। और एक टीम के अंदर 4 हीट होगी। तो जो पहले वाली हीट थी वो चलने लगी जिसमें संदीप उन्नीकृष्ण साहब थे। तो वो सीढ़ियों के बीच में चले गए तो आतंकवादियों ने वहां पे अम्बुश लगा रखा था, चारों तरफ वहां बैठे हुए थे। तो जैसे बीच चले गए तो उन्होंने अचानक चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब सीढ़ियों में आगे जो ना सुनील जोधा करके एक लड़का चला हुआ था, तो सुनील जोधा को 7-8 गोलियां लगी और उसको जो ना वो गिरने लगा। जब गिरा, 7-7 होते तो दूसरे नंबर के ऊपर भी सुनील यादव नाम का ही लड़का चला हुआ था। अच्छा। उस यादव ने जब उसको पकड़ा, वो ऐसे घुमा, ऐसे उसको लेके ऐसे घुमा तो उसको सुनील यादव की हिप में 2 गोलियां लगी, तो वो 2 गिरे। तो तीसरे नंबर पर संदीप उन्नीकृष्ण साहब थे, वो जंप करके उनके सामने जो गेट था उस गेट के अंदर घुस गए। तीसरे नंबर पर राजवीर और जो ना फायरचंद साहब चले हुए थे, इनको भी वहां पे सप्लेंडर लगे थे, उन्होंने मिलिटेंटों ने आग लगा दी। तो तब जो संदीप कृष्ण साहब अंदर जो कूदे तो उनको वहां पे उस वो का गेट 2 थे, एक गेट से फायरिंग आ रही थी, एक से जिससे फायरिंग नहीं आ रही थी उसमें उसने जंप लिया था, और जो अंदर मिलिटेंट था उन्होंने फायरिंग करके उनके कूदते उनको गोली मार दी। उनको एक गोली लगी, यहाँ गोली लग के पीछे हेड शूट होके तो वो एक ही गोली में जो है ना वहां शहीद हुए। और उनकी बॉडी को जो है ना उन्होंने एक पर्दे के अंदर लपेट के एक सोफे के पीछे डाल दिया। वहां लाल रंग का गलीचा है तो खून खान का भी पता नहीं चल रहा था ज्यादा उस जगह के। तो सबसे पहले तो हमने जिनको गोलियां लगी थी उनको रिकवर करा, उनको हॉस्पिटल भेजा, उन चारों बंदों को उनको हॉस्पिटल भेजा तो उनकी जान बच गई और आज ठीक है अपने परिवार के बीच में। और फिर जो है ना संदीप उन्नीकृष्ण साहब का वो मिलिटेंट वगैरह सेट भी उठा ले गए और उनका हथियार भी उन्होंने उठा लिया। तो लगातार वो हमारे ऊपर हमारे उससे फायरिंग करते रहे जहां जाए, क्योंकि बाहर से हमको मैसेज दें, उनको पहले पता चल जाए, जहां जाए वहीं चोट खाएं। तो फिर हम लोगों ने अंदर निर्णय लिया, हम उसमें 13 बंदे अंदर बचे हुए थे, 7 बंदे हमारे जो उनको लेके 4 को चोट लगी, 2 बंदे और उनको बाहर निकल गए थे। तो उसमें जो ना फिर हमें हमारे साथ जेसीओ साहब बच गए थे। जेसीओ साहब कहने लगे सुरेंद्र भाई आप तो कोर्स क्वालिफाइड आदमी, मैं सेक्शन कमांडर कोर्स किया हुआ, तो मैं फौज के अंदर भी इंस्ट्रक्टर था और एनएसजी के अंदर भी एज ए इंस्ट्रक्टर, वो एक डिप्लोमा टाइप होता था वो किया हुआ था। तो बोला मैंने तो कभी ज्यादातर नौकरी एमटी में की है, मतलब ट्रांसपोर्ट का मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, इसको आप संभालो मामले को, क्योंकि मैं उनको बार बार मैं ही गाइड कर रहा था। फिर हमने क्या किया कि हमने वो रेडियो सेट वगैरह के ऊपर जवाब देना बंद कर दिया, बस उनका सुनते रहे। फिर वो चेंज किया, मीडिया ने भी उसको चेंज कराना पड़ा, 1 घंटा डिले दिखाना शुरू किया था, बाद में दिखाना साथ के साथ लाइव नहीं दिखाए जो अधिकारी बता रहे और बता रहे, वो कंट्रोल हुआ। तो उसके बाद हमने ऊपर से 7वीं मंजिल क्लियर किया, 6ठी किया, और 4थी मंजिल जब हम क्लियर कर रहे थे तो हमने वहां पे एक मिलिटेंट को मार दिया, हमारी टीम ने एक मिलिटेंट को मार दिया और हम लोगों को साथ साथ बाहर निकाल रहे थे। हमने उस हमले में हमारी टीम ने हमने लग के 627 आदमी को हमने रेस्क्यू किया, होटल से जिंदा बचाया। तो वहां हमने एक मिलिटेंट को मार दिया। उसके बाद जो है ना आगे बढ़ता रहा, बाकी वो भाग रहे थे, एक जगह रुक नहीं रहे थे। फिर हमने 3रा मंजिल के अंदर जो है ना क्लियर किया, 3री मंजिल को भी। फिर हम 2nd फ्लोर के ऊपर आ गए। 2nd फ्लोर को हम जब क्लियर करने लगे, चलते रहे, तो नंबर 1 जो गाइड बदलते रहते थे, कभी गाइड मैं हूँ, कभी आप, ऐसे सीन। तो मैं बोला मैं भी गाइड का काम करता हूँ। मुझे कहने लगे नहीं सर आप तो रहने दो, आप तो ठीक कर रहे, आप पीछे। तो मैं जबरदस्ती मैं बोला नहीं मैं भी करता हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 2-3-4 2 रूम ही क्लियर किए थे।
तो तीसरे रूम तक जब मैं पहुंचा तो अचानक एक गेट खुला। जब तक पहले हम जितने रूम क्लियर कर रहे थे कोई गेट खोल ही नहीं रहा था, जो आदमी थे वो भी नहीं कर रहे थे, वो भी देख के या गेट को तोड़ के तभी निकाल रहे थे। और तो मिलिटेंट है वहां तो बहुत मुश्किल है। जब गेट अचानक खुला तो मुझे एकदम एहसास हुआ, तो उसने मुझ पर ग्रेनेड मारा वहां से, पाकिस्तानी आतंकवादी ने। जैसे ही मुझे सेकंड फ्लोर के ऊपर मेरे पर ग्रेनेड मारा तो मैं बरामदे के अंदर था, तो बरामदे में और कोई मेरे पास आड़ नहीं थी, तो मेरा पीछे वाला था बंदा, तो उसको तो मैंने ऐसे पुश कर दिया, हाथ से पीछे धक्का दे दिया, तो उसके तो पीछे वाला जो रूम था वो सारे पीछे वाले रूम के अंदर आड़ ले गए। पर मैं इतना गैप था कि मैं वो पीछे वाले तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये ग्रेनेड जो ना 5 से 7 सेकंड के अंदर फट जाता है, और चाइनीज अगर ग्रेनेड है तो 2-3 सेकंड में मारते ही फट जाएगा। ठीक है, तो आपके कितनी दूरी पर वो ग्रेनेड फटा? वो ग्रेनेड मेरे बिल्कुल एकदम, उसने जहां मेरे ऊपर फेंका, मैं वहां से सेकंड फ्लोर से मैंने जंप कर दिया नीचे। हाँ, मैं नीचे से नीचे कूद गया छत से। अच्छा। तो मुझे वहां कोई चोट नहीं आई, मुझे इतनी चोट आई कि मैं नीचे गिरा तो मेरे घुटने उठने में चोट लाई। जैसे नीचे गिरा, मैं नीचे गिरते के साथ में और नीचे जो कमरा था ग्राउंड वाला उसमें वहां पहुंचा, तो वो आगे बार था, फिर पीछे उसमें स्टोर रूम बना हुआ था। हमारे हथियार में जो है ना लाइट भी होती है, मैंने लाइट ऐसे मारी MP5 की, और मैंने सोचा पीछे मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं यहाँ बैठू, कहीं पीछे गेट से मिलिटेंट आ जाए या इनको बंद कर देता हूँ। तब मैं पीछे वाले गेट पर पहुंचा। इतनी देरी में जो ना हमारे लोगों ने, हमारे जो साथी थे, उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर अटैक कर दिया। देश के अंदर एकमात्र फोर्स ऐसी है जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, वो है NSG। बाकी जितनी फोर्स है वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती है, चुप ऐसे करके आड़ लेके। तो जब वो ग्रेनेड तो उन्होंने फेंका, ग्रेनेड के बाद मेरे साथियों ने उनके ऊपर अटैक किया। मुश्किल से एक 20 सेकंड के अंदर अंदर ही सारा काम हो। ठीक है। तो मैं जहां घुसा था वहीं सीढ़ियां थी ऐसी गोल वाली। वो गोल वाली सीढ़ियों से उतरने लगे, वहां गोलियां चलने लगी, ऊपर से ग्रेनेड फेंके, सीढ़ियों से आगे नीचे फटने लगे। मैंने वहीं पोजीशन ले लिया स्टोर के अंदर, और मैंने भी सीढ़ियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा। एक मिलिटेंट को हमने वहां सीढ़ियों के अंदर वहीं मार दिया पीछे में। 2 मिलिटेंट डायरेक्ट नीचे कूद गए, और ऐसे जैसे टेबल ऐसे बार होता है, वो बार के उसके पीछे आड़ में और सीढ़ियों के नीचे उन्होंने पोजीशन ले ली। वो मुझ पर फायरिंग करते रहे, मैं उनके ऊपर फायरिंग करता, वो बंद रूम के अंदर, एक हॉल के अंदर, और मेरे ऊपर से वो साथी भी नीचे करते रहे। तभी जब काफी वो हुआ, मुझे कहीं निकलने का कोई गुंजाइश नहीं लगी, कहीं निकल नहीं सकता, पीछे दीवार है। तो मैंने, मेरे पास मोबाइल था, मैंने मेरे मोबाइल से बताया कि मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, और ये ऐसे पीछे मेरे दीवार है, मैं एक स्टोर में हूँ, ये बार है। तो ऊपर से मेरे साथियों ने नीचे आके, जो बार का गेट था वो जैसे यहाँ हो, मैं यहाँ पे हो, तो बीच से फायरिंग शुरू कर दिया। अगर वो इधर जाएंगे तो गोलियों के बीच से जाना पड़ेगा। वो गेट के ऊपर मेरे साथियों ने पोजीशन ले ली उधर से। इतनी देर में बाहर से किसी पुलिस के साथी ने खिड़की के आउटर से टीयर गैस का ग्रेनेड उसके अंदर मार दिया। तो टीयर गैस का ग्रेनेड उसमें धुआं धुआं हो गया, और छींक, नाक से पानी, बहुत बुरी हालत मेरी भी, मिलिटेंटों की भी, दोनों की। अब मुझे धीरे धीरे, मेरी गोलियां तो घटनी थी, वो गोली घटती रही, और जो है ना ग्रेनेड, मैंने, मेरे पास जो ग्रेनेड थे वो मैंने उनके ऊपर फेंक दिए, उनके पास ग्रेनेड उन्होंने मुझ पर मारे। तो मुझे पूरे शरीर में स्प्लिंटर लगे हुए थे, और मुझे लगा कि भाई आज बचना मुश्किल है, अब नहीं बच पाएगा, मरना तो है। मैंने एक ग्रेनेड अपने पास में रख लिया कि भाई इस ग्रेनेड को मैं पिन निकाल लूंगा, और जो खुद भी शहीद हो जाऊंगा और इन मिलिटेंटों को भी साथ ही लेकर मर जाऊंगा अगर मेरे ऊपर ये आके अटैक करेंगे। तो वो चलते चलते फिर मेरे साथियों ने कुछ टाइम बाद मुझे वहां से निकाला, पीछे से दीवार तोड़ के बाहर लेके गए, और मेरी जगह पर 2 साथी ने पोजीशन ले लिया। मिलिटेंटों को कोई आइडिया नहीं होगा यहाँ से आदमी की बदली हो गई है। मुझे बाहर लाने के बाद मुझे पानी वानी पिलाया, और जो ना हमारे IG साहब थे, IG ऑपरेशन जो ना गुप्ता जी, उन्होंने उनको अंदर भेजा गया मेरे पास, वहां पे बुला के साइड में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मुझे उस बीच में एक दिन मोर्फिन का इंजेक्शन होता, दर्द वर्द ना हो, वो लगा ना। हालांकि काली ड्रेस होती तो ज्यादा खून का पता नहीं चलता, पर वो पता चल रहा था, और इंजेक्शन की वजह से दर्द नहीं हो रहा था। तो और उन्होंने मोटिवेट करने के बाद जैसे बताया कि ग्रेनेडियर के सिपाही हो आप, तो ग्रेनेडियर तो बड़ी रेजिमेंट का नाम है, जाटों ने इतिहास रच दिया था, ठीक है, लाल किले का दरवाजा तोड़ दिया, तो मोटिवेट करते हैं, होता है। तो फिर वो मुझे कहने लगे आपको अंदर आपको बढ़ना पड़ेगा, आपने दोबारा अटैक करना पड़ेगा, आपको उनकी पोजीशन का पता है, नया बंदा अंदर जाएगा उसको पता ही नहीं है, वो लोग जाएगा। दोबारा से आप हिट तैयार करी, 4 आदमी, और मैंने अपने 4 आदमी बुला लिए। वो हालांकि मजाक करने लगे, एक राजवीर साहब से कहने लगे कि भाई आप हमको मरवाओगे, भाई हमको ही क्यों बुला रहे हो, अब तो फ्रेश बहुत सारे आ रखे, हम तो 3 दिन से आपके साथ ही लड़ रहे हैं। मैं बोला राजवीर साहब जो है ना, फ्रेश नहीं, आपको एक्सपीरियंस है, हमारा आपको 3 दिन का अनुभव है, एक्सपीरियंस, साथ काम कर रहे हैं, नई टीम आएगी मेरे साथ, नए लड़के जो साथी होंगे उनको एक्सपीरियंस नहीं है,
ठीक है, क्योंकि हम तो एक ट्यूनिंग हो गई हमारी आपकी, तो 4 दिन से यही इसी में चल रहा है काम। तो मुझे बताया 2 ग्रेनेड आप यहाँ से ग्रेनेड फेंकोगे, फिर ऊपर जो बंदे हैं वो ऊपर से ग्रेनेड फेंकेंगे इनके ऊपर, फिर आप यहाँ से ग्रेनेड वो 2 फेंकेंगे ऊपर से, आप फिर तीसरा ग्रेनेड, चौथा आप फेंकोगे और आप चौथे के साथ उसके पास अटैक करोगे। हमारे पास 2 तरह के ग्रेनेड होते हैं, एक ग्रेनेड होते मारने वाले, एक होते धमाका करने वाले, स्टैंड ग्रेनेड, वो हाई फ्रिक्वेंसी धमाका होता। अब जो वो आतंकवादी के ऊपर जैसे ग्रेनेड फेंका मैंने पहले, फिर ऊपर से 2 मेरे साथियों ने फेंके, अब फिर मैंने वो ग्रेनेड फेंका, तो वो करीब 10 फीट के आसपास की वो गैलरी होगी ऐसी, उसमें गेट घुसने का, फिर वो पूरा खुल जाता था बाहर वो। तो और मेरे साथ 4 आदमी और हमने साथ बुड़ना था ऐसी पोजीशन लेके। तो वो जो मैंने वो ग्रेनेड फेंका, वो फटने से पहले ही जो है ना, मैंने भाग के चीता की तरह जो है ना उसके ऊपर जंप लेके। देखो फुर्ती तो बहुत ज्यादा होती है एनएसजी कमांडो में, हर एक में होती है, कोई नो डाउट किसी में। कोई कहे कि एनएसजी कमांडो के मुकाबले का हिंदुस्तान के अंदर तो कोई दूसरा कोई सोल्जर उसका मुकाबला करने वाला नहीं है। तो इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का सिस्टम होता है। और मैंने मेरे जो MP5 के अंदर 32 गोलियां डलती है, 32 गोलियां। जब उनके ऊपर ग्रेनेड और फायरिंग हो रही थी तो मिलिटेंटों का गर्दन दबी हुई थी, तो सर नीचे करके फायरिंग जरूर करे थे। तो फायरिंग करे थे, मेरे पैरों में काफी स्प्लेंडर यहाँ लगे हुए हैं। पर मैंने वो चीते की तरह जंप करके, जो नीचे गर्दन थी तो उनके ऊपर पूरा फायरिंग 32 की 32 गोली उनके ऊपर मार दी। वो गोली मारने के बाद, गोली मारते ही नहीं मरता आदमी, तड़पता है, जान भी रहती है, सही जगह गोली ना लगी। कितनी आप हाथ में पैर में 50 गोली मार दो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मरता हुआ आदमी क्या होता, ग्रेनेड निकाल के उसकी पिन निकाल लेता, खुद भी मर जाता, दूसरे को भी मार देता। मेरे दिमाग में वो भी था, आगे भी एडवांस कर। तो मैंने वो मारते छोड़ के, तो हमारा हथियार बंधा रहता है ऐसे, ये बाकी लिए घूमते इनकी तरह नहीं होते, हम छोड़ दे तो वो गिरेगा नहीं, उसको निकाल भी नहीं सकता कोई ऐसे। तो मैंने तुरंत जंप लेके और कूदते कूदते अपना, हमारे पास कमांडो चाकू होता है, वो कमांडो डागर निकाला और उसको दोनों मिलिटेंटों को मैंने ऐसी घिटी में दबा के और उनको उससे, उस हाथ से इससे ऐसे दोनों हाथ से, जब तक उन्होंने बिल्कुल एकदम उनकी सांस बिल्कुल नहीं खत्म हो ली तब तक मैंने उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा। मारने के बाद जो है ना, फिर वो साथ साथ तो मेरे साथी थे, फायरिंग बंद होगी तो फिर जो है ना, फिर हमारा नारा होता है, जैसे हमारे कोडवर्ड होते हैं बोलने का, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो जैसे मैं ग्रेनेडियर में रहा तो ग्रेनेडियर के अंदर हमारी रेजिमेंट जब भी अटैक करती है, ऐसा कोई हमला करती है, तो जो बोलते सर्वदा शक्तिशाली। और तो जो ना इसी तरह से जो ना वो जो आगे वाला एक आदमी बोलेगा सर्वदा, पूछे बोलो शक्तिशाली। तो ऐसे ही कमांडो के अंदर जो ना बोलते हैं साहस की विजय। अच्छा। तो वो फिर वो मेरे साथी तो साथ साथ आने के बाद उन्होंने निकाल के सारा मिलिटेंटों को दबा लिया। तब भी मरता हुआ भी आदमी खुरापात कर सकता है कोई। तब निकाला, फिर निकालने के बाद फिर जो ना हल्का ट्रीटमेंट दिया, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद वो मुझे कहने लगे, बताने लगे, यार IG साहब रुआने के लिए, आपने चीता की तरह जो ना वहां मारी फुर्ती जो है ना, यहाँ से ये तो यहीं खड़ी रहेगी, हीट तो यहीं खड़ी रहेगी। 4 आदमी और घुसना था, बोला वो तो यहीं खड़े रह। अब उनका मेरा गैप हो गया, मैं एकदम से जंप ले गया उनके साथ में। वो जंप ले गया, तब उनका था फायरिंग, वो तो कर नहीं सकते कि बीच में मैं आ गया, उधर मिलिटेंट फायरिंग कर रहे, इधर से ये भी कर देते, तो मुझे ढेर कर देते। तो फिर उसके बाद मेरा इलाज चला, तो जो वहाँ हाई फ्रिक्वेंसी धमाके हुए उनसे मेरे कानों के ऊपर असर पड़ा। कानों में एक पी आवाज गूंजती रहती है, अभी भी धमाका कहाँ आपके धमाका? हाँ, करीब बिल्कुल पास में, बिल्कुल अच्छा। अच्छा। साथ में। जब वो अंदर, जब हम वो मिलिटेंट हम लगातार 1.5 घंटा रहे, तो हाँ। बिल्कुल पास पास नहीं थे हम मात्र दो ना एक 15 फीट की दूरी की। अच्छा। बिल्कुल ग्रेनेड आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी पूरा ग्रेनेड गला, स्प्लेंडर लगे। हाँ। वो भी चाह रहे थे, वो बातचीत भी थी। लास्ट में जब उनको फंसा लिया, जब दबा लिया, तो सरेंडर होना भी चाह रहे थे। जब हमारे लोग, उन्होंने 166 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, तो ऐसे निकम्मे लोगों को पकड़ने का और उसका कोई तात्पर्य रहता नहीं है। हाँ। और उनकी क्या चाल हो सकती है, क्या उसमें कर सकते। वो हमला हुआ, उसके बाद जो है ना, फिर मेरा वहाँ अश्वनी हॉस्पिटल है नेवी का, उसमें इलाज चला। उसके बाद जो क्या आपके कान में हुआ क्या? वो हाई फ्रिक्वेंसी धमाके की वजह से कान की फ्रिक्वेंसियां लॉस्ट हो गई। जो सुनने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई धमाके की वजह। कई बार आप बम भटकता है देखते, धमाका होता है, तो आपके भी कान में कई बार पी ऐसे होने लग जाता है। दोनों कान या एक कान? दोनों कान। उस समय दोनों कान बिल्कुल डैमेज हो गए थे। अच्छा। और लंबा फिर इलाज चला। लंबे इलाज के बाद एक कान में अभी रिकवर है, एक कान में कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर वो चलने के बाद जो है, मुझे 14 साल 3 महीने और 10 दिन की मेरी नौकरी थी। फिर मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। उस हमले के अंदर जो लोग लड़े,
जो एनएसजी कमांडो जिन्होंने लड़ाई लड़ी, 7 बंदे हम ताज होटल में हमको चोट लगी, 2 को नरीमन हाउस में चोट लगी। पूरी दुनिया जानती कि ये हमला एनएसजी कमांडो लड़े, उन्होंने मारा। पुलिस ने लड़ने से मना कर दिया था, करकरे कामठेर ये लड़ाई में शामिल ही नहीं थे। उन लोगों को देश की उस समय की मौजूदा सरकार ने अशोक चक्र दिए, और जिन लोगों ने उस हमले को निश्चय नाबूद करा, मिलिटेंटों को मारा, उन कमांडो को किसी को भी इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया। जो लोग यहाँ पे कांग्रेस की कुतिया घुमा रहे 10 जन के ऊपर, उन लोगों को भी, जो वहां हमले में गए भी नहीं, उन लोगों को भी मेडल मिले। अच्छा। तब उसका वो हाईलाइट हुआ, तब इनको पता चला उस हमले में जो डोनेशन आया, जो चंदा आया कमांडो को वेलफेयर के लिए, इनका इलाज कराओ, उस पैसे को भी भ्रष्ट गृह मंत्री उस समय का, उस सारे पैसे को भी खा गए, उसको हजम करके पैसे जी। फिर हम लोगों को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। 14 महीने तक मुझे 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिली। और मैं जब लड़ने गया, जब मेरा 3 दिन का बेटा था, मेरी घरवाली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, मैंने उसके बाद अपना खुद का इलाज भी कराना, अपने घर का खर्चा भी देखना, और जो ना बहुत ही परेशानी की हालत में रहा। जब कसाब को फांसी लटकाया इन्होंने 2012 में, तब मैंने बताया कि ये कसाब को हम लोगों ने पकड़ा, और मैंने 2 मिलिटेंट मारे, 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू किया, मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया, और मुझे 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिल रही है, ना ही मेरा इलाज करवाया जा रहा है। और कसाब के ऊपर कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने 54 करोड़ रुपए खर्च करे उसकी देख रेख के अंदर। कसाब चिकन बिरयानी खा रहा था, मैं और मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे। मैं दूध बेच के अपना गुजारा कर रहा था, बच्चों की स्कूल की फीस तक जमा नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे हालात से निकला। तो वो जो क्षण थे ना, वो ये कारगिल लड़ाई और 26/11 हमले से भी बुरे क्षण थे मेरे लिए। रोज जो ना पैदा होता था और रोज जो ना मरता था, कि देश के लिए इतना अच्छा काम करने के बाद भी देश की सरकारें अपने शहीदों को और जो है ना अपने ऐसे सैनिकों को भुला देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना कि उस हमले के अंदर जो है ना कांग्रेस की मौजूदा सरकार का जो रुख था वो मिलिटेंटों के प्रति नरम था, और हमारे लिए उन्होंने सख्त किया। क्योंकि मैं ही नहीं, राजवीर को नौकरी से जाना पड़ा, फायरचंद साहब को नौकरी छोड़नी पड़ी, जितने भी ऐसे साथी थे हम लोग जो थे, हमको या तो नौकरी से हमको बाहर निकाल दिया गया, या हम लोगों को ऐसी जगह पोस्टिंग भेज दिया गया जहां हम दूर दूर तक मीडिया दिखाई भी ना दे। उस समय मीडिया में भी चला था एनएसजी कमांडो मांग रहे इंसाफ, देशभक्तों का दर्द, सहारा चैनल के ऊपर, अनेकों चैनलों के ऊपर। जी जी जी। तो उस ऐसे दबाव से बाहर निकल के आने के बाद, अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद जो है, फिर जो है ना मैंने राजनीति, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूं कि आज मैं इंडिया यानी अपने भारत के एक बहुत ही जंगजू, बहादुर फौजी से बात कर रहा था, और उस फौजी से बात कर रहा था जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भारत के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें फतह भी हासिल की। मैं बेहद खुश हूं आपसे मिलके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि और दुआ देता हूं कि आपको जो भी डिसेबिलिटी कारगिल जंग में या फिर ताज होटल के हादसे में हुआ है, वो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।